वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आज लेके आए हैं अपना थर्मोकेमिस्ट्री वही फर्स्ट लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है आज से आज सैटरडे और सैटरडे को मेरी होती है छुट्टी, मतलब मैं छुट्टी करता हूँ। एक आध क्लास होती थी इस सेमेस्टर, वैसे नहीं है, बट सैटरडे को कॉलेज बिल्कुल नहीं आता भाई। स्कूल वाली फीलिंग आती है, मतलब कौन जाता है सैटरडे को। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाता भाई सैटरडे को। बिल्कुल लग रहा है ऐसे स्कूल में ही आ जाओ, इससे अच्छा स्कूल ही चले जाएं। तो सैटरडे को कॉलेज बिल्कुल नहीं जाने का दिल करता, तो नहीं जाता। तो नहीं जा रहा तो मतलब यूटिलाइज करूंगा तो मतलब लेक्चर ही रिकॉर्ड करूंगा। तो आपके लिए आ गया हूँ मैं, पार्ट 2 रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। क्या करेंगे इसमें डिस्कस, लास्ट में हमने आइसोथर्मल तक बात कर ली थी, तो आई थिंक अब एडियाबेटिक से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही अपना स्टार्ट कर दिया जाएगा इस लेक्चर में। और एट द एंड देखते हैं कितना होगा। थर्मोकेमिस्ट्री तो वैसे मुश्किल लग रहा है, तो आई थिंक 40-50 मिनट का जितना का भी ये लेक्चर होगा उतने में ही इसको अपलोड कर देंगे। देन फाइनल पार्ट इसका बनाएंगे फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। तो आपको मजा तो आएगा ही, बिल्कुल आना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड लॉ की भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सेकंड लॉ भी अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बता रहे थे, तो वो पढ़ लेंगे। और है भी भाई अपनी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इस सेमेस्टर की, तो काफी ज्यादा है। आई अग्री, मुझे भी लगी थी, आपको भी तभी लग रही होगी। बट कोशिश ये रहेगी जितनी आसान बन सके उतनी बना पाए। वही बात है कि भाई सब कुछ तो नहीं आता, जितना आता है उतना पढ़ा दिया जाएगा। जितने अच्छे से आता होगा उतने अच्छे से मैं कराऊंगा। पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश हमेशा पूरी करनी चाहिए। नेवर गिव अप वाली एकदम मेंटालिटी रहनी चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और कर भी रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों के साथ भाई जरूर शेयर करिएगा, मतलब मेहनत लग रही है तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करिए, पढ़ने में भी और शेयर करने में भी, दोनों चीजों में करिए ना, मजा आएगा आपको भी। जैसे मैं भी पढ़ने में मेहनत कर रहा हूँ, अपना भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो डबल मेहनत कर रहा हूँ ना अभी। आप भी डबल कर लीजिए थोड़ी बहुत। तो फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लिए। इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एडियाबेटिक पर कहानी पहुंचे इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं जिसका नाम है पॉइजन्स रेशो। तो सर ये पॉइजन्स रेशो होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ नहीं होता, इसको डिनोट करते हैं हम गामा से। ये सिंपल रेशो होता है सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या है हम सभी को पता है, सीवी क्या है ये भी हम सभी को पता है। और हम यहाँ पे अगर हम मोल्स की टर्म्स में लिख दें, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी इसकी में, तो हमें मोल से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे। एन से एन कैंसिल, और हमारे पास हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का रेशो विद रिस्पेक्ट टू मोलर हीट कैपेसिटी एट वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गामा आ गया है। अब ये गामा हमारे पास क्या करता है, ये हमें दर्शाता है कि हमारी गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है डायटोमिक है। कैसे, तो इसका हमें कुछ डेटा याद करना होता है कि अगर मेरी गैस है मोनो एटॉमिक, तो उस केस में मेरे पास जो सीवी है, जो सीवीएम है बेसिकली, वो आता है 3/2 आर। और अगर मुझे सीवी पता है, क्या मैं सीपी निकाल सकता हूँ सीवी प्लस आर करके, हाँ सर। तो मेरा सीपीएम जो है वो आ जाता है इस केस में 5/2 आर। और गामा की वैल्यू आप जैसे ही निकालेंगे सीपी बाय सीवी करके, वो आपकी आ जाएगी 5/3। दैट विल बी इक्वल टू 1.66। तो सबसे आराम से आप यहाँ पर मोनो एटॉमिक के केस में सीपी क्या होता है ये, हाँ ये आप गामा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डाई एटॉमिक की, वैसे डाई और ट्राई में चलिए थोड़ा सा बाइफर्केशन कर लेंगे, बट इतना डिटेल में नहीं जा रहा है। तो गामा हमारे पास वही आएगा सीपी बाय सीवी। तो इस केस में मेरी जो क्या है सीवीएम है, जो मेरी सीवीएम है उसकी वैल्यू है 5/2 आर। जो पीछे सीपी थी वो यहाँ सीवी है, वही आप प्लस ऐड कर देंगे, क्या आर ऐड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा दैट इज 7/2 आर। रेशो ले लेंगे 7/5, आपका इक्वल आ जाएगा 1.4 के। तो यहाँ पर भी गामा आपका आ गया है। देन बात करें हम ट्राई एटॉमिक के केस में। तो ट्राई एटॉमिक गैस के केस में अगर हम बात करें, और पॉली एटॉमिक के केस में भी बात कर सकते हैं। तो ट्राई एटॉमिक के केस में वैसे हम देख लेते हैं, वैसे जनरली ट्राई एटॉमिक मुश्किल है ना, और ट्राई एटॉमिक और हो सकता है पॉली एटॉमिक। बाकी लीनियर नॉन लीनियर हमारा इतना डिटेल नहीं जाएगा। इस केस में हमारे पास जो होता है, जो सी वी होती है या सी वी एम, दैट इज 3 आर। सीपी क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे आर, हो जाएगा 4 आर। रेशो निकालेंगे, गामा हमारे पास जो है वो बेहतरीन तरीके से आसानी से मतलब आ जाएगा 1.50। तो ये चीज हमें याद रखनी है, गामा का इंपॉर्टेंस। अब हमारे पास शुरू हो जाएगा दैट इज माय एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत ज्यादा सिंपल है, हम सभी को पता है एडियाबेटिक का मतलब क्या चीज, जीरो। हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है। और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो डेल्टा यू आपका इक्वल आ गया क्यू के, ठीक है। ये होगा। अब वही हम बात करते हैं अपनी आइडियल गैस के केस में। तो आइडियल गैस के केस में हम बात करेंगे, और हम वर्क निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो वर्क मिल जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास, बट उससे इंपॉर्टेंट जो है एक यहाँ पर बेहतरीन रिलेशनशिप आपको यहाँ पर एस्टेब्लिश करनी होती है इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके लिए हमने गामा एंड ऑल पढ़ा है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपनी आइडियल गैस के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है क्या, कि du बराबर है dw के। इस केस में हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या du को मैं लिख सकता हूँ एनसीवी dt, यस सर। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या एन क्या आएगा सर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। और माइनस पी एक्सटर्नल मुझे बताइए
किसके इक्वल होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल? सर वो आपका इंटरनल प्रेशर या फिर गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं माइनस एन आर टी बाई वी डॉट डी वी, और एन सी वी डी टू को जरा एज इट इज लिखिए, एन से एन उड़ाइए और टी को इधर भेजिए, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सी वी डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस आर एज इट इज डी वी अपॉन वी। इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेके? T1 टेम्परेचर से T2 तक, V1 वॉल्यूम से V2 तक, और वी ऑल नो क्या आएगा। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी CV ln, ln पता है ना लॉग हो जाएगा, अभी इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो लॉग आएगा, लॉग T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ln V2 बाय V1। समझ आया? बोलिए यस और नो। यस सर आ गया। अब क्या करेंगे, क्या करा जाए बताओ? तो एक चीज आइए जरा देखते हैं, पहले सबसे पहले CP माइनस CV, सीपी लिखू, हाँ चलो सीपी माइनस सीबी हमारा किसके इक्वल होता है? एनआर के। होता है या नहीं? हाँ सर होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, और बाकी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सीपीएम माइनस सीवीएम मेरा किसके इक्वल होता है? एनआर के। हाँ सर ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया। अच्छा एनसीवीएम लिख देता हूँ तो यहाँ पे मोर प्रिसाइज हो जाएगा। सीवीडीटी वैसे हमारे पास खाली होता है, तो यहाँ एनसीवीएम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ सीवीएम से। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? सीवीएम से। कर दीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीपी बाय सीवीएम क्या होता है? गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सीवीएम। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इसको जरा सीवीएम कर दिए, क्योंकि वही मोल से मल्टीप्लाई मैंने पहले कर दिया ना। अगर मैं मोल से मल्टीप्लाई नहीं करता तो मैं खाली सीवी dt लिखता, बट ये सीवीएम। अब यहाँ पे जरा सीवीएम को इसके नीचे लेके जाइए, तो ये आ जाएगा मेरे पास ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सीवीएम है ये, हाँ सीवीएम, देन साथ में ln V2 बाय V1। ये क्या इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा गामा माइनस वन के, और ln T2 बाय T1 आपका इक्वल है माइनस ऑफ गामा माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई में log V2 बाय V1। V2 बाय V1 को अब ध्यान से रखिएगा एक चीज, log ऑफ a की पावर m समथिंग किसके इक्वल होता है? m टाइम्स log a के। होता है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? m जो पावर है, इस पावर को मैं यहाँ पर क्या करूंगा? उल्टा भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास m कोई पावर मल्टीप्लाई में है, कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, उसको मैं पावर में भेज सकता हूँ। तो यही यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ कि ln T2 बाय T1 को मैं लिख दूंगा ln V2 बाय V1 की पावर माइनस ऑफ गामा माइनस वन। समझ आया? बोलिए यस और नो। अब दोनों साइड लॉग है, तो यहाँ पे मैं लॉग हटा के T2 बाय T1 को लिख सकता हूँ V2 बाय V1 की पावर क्या? माइनस ऑफ वॉट? हाँ गामा माइनस वन। अब जरा इसका रेसिप्रोकल लीजिए। किसका सर? V2 बाय V1 का। तो ये इक्वल हो जाएगा V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन। तो क्या अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस वन मेरा इक्वल आ गया है T1 V1 की पावर गामा माइनस वन। समझ आया? बोलिए यस और नो। या फिर मैं सीधा बोल सकता हूँ TV की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बेहतरीन रिलेशन एक एडियाबेटिक के केस में आ गया है। एक दो रिलेशन और निकालेंगे सेम कंसेप्ट पर, और देखिएगा सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस कंसेप्ट से हम पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो अब जरा इस v और t को हम लेके जाते हैं प्रेशर और उसके टर्म्स में। किसी को भी ले लीजिए, पहले आप t की वैल्यू पुट करना चाहें t की कर लीजिए। तो अब हमें एक रिलेशन हमने किस में निकाल लिया? t एंड v में निकाल लिया। अब जो हमारा काम है वो है p एंड v के टर्म्स में निकालने एक रिलेशन, और बचा क्या? p एंड t बचा, नहीं p एंड t दो क्या बचा हमारे पास? v एंड t, और v एंड t के टर्म्स में निकाल, सॉरी v एंड t तो निकाल लिया ना, क्या लिख रहा हूँ यार, यहाँ तो आना चाहिए t एंड v, और t एंड p के टर्म्स में हम निकाल लें। तो ये हमें करना है। तो क्या है सर? दोनों जगह पे प्रेशर चाहिए, तो एक बार वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक बार टेम्परेचर को। तो पहले जरा टेम्परेचर को अगर मैं करूं, तो पीवी बराबर एन आर टी से मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर? आपका हो जाएगा टेम्परेचर पीवी बाय एन आर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बाकी मैं चाहूँ तो अभी के लिए नंबर ऑफ मोल्स वन मान के चल रहा हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। अब जरा देखिए, T2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ सर? आप लिखेंगे P2 V2 बाय आर, ये लिखूंगा हाँ, इंटू में V2 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू P1 V1 बाय आर, इंटू में V1 की पावर गामा माइनस वन। आर से आर उड़ा दीजिए। आपको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होगी कि जब भी सेम बेस और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या कर देंगे? ऐड। तो ये आपके पास हो जाएगा P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। एक नया रिलेशन आप सभी की आंखों के सामने आया, दैट इज PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जरा आइए इधर,
और क्या करिए, वॉल्यूम में जरा वैल्यू पुट करिए। T2 को एज इट इज रहने दिए, वॉल्यूम अगर मुझे निकालनी है तो क्या इक्वल हो जाएगी मेरी, RT बाय उसके, दैट इज, ये मेरी इक्वल होगी आपका RT/P1 के। वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, RT1, सॉरी T2 है यहाँ पे, तो T2 डिवाइड बाय P2 की पावर गामा-1 के। होगी या नहीं, हाँ सर बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी आप ये बताइए। T1 लिख दूं अब यहाँ पे, RT1 की पावर P1। आपको ये मत पूछना भाई कैसा है, सिंपल, PV बराबर NRT लगाइए, वॉल्यूम को निकाल दीजिए, RT/P हो जाएगी, RT/P ही और लिखा है। तो अब यहाँ पे जरा पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी सब में, तो करते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, तो कर देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर जी R की पावर गामा-1 डॉट T2 की पावर गामा-1 डिवाइड बाय P2 की पावर गामा-1 बराबर T1 एज इट इज, R की पावर गामा-1 डॉट T1 की पावर गामा-1 डिवाइड बाय P1 की पावर गामा-1। R से R उड़ाइए, R की पावर से ये उड़ाइए, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के जरा ऐड करिए, तो हो जाएगा T2 की पावर गामा, है ना, डिवाइड बाय P2 की पावर गामा-1 को क्या मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, ले आऊं या नहीं ले आऊं, अभी रुक जाइए, अभी इसको बाद में लेके आते हैं फिर अच्छा रहेगा। अभी मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, P2 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा T1 की पावर गामा डिवाइड बाय P1 की पावर गामा-1। अब जरा T2 बाय T1 की पावर गामा को यहाँ लिखिए, और इसको लिख दीजिए P2 बाय P1 की पावर गामा-1। सही करा है ना मैंने, कोई अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे बताइए। एक बार जरा इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 - गामा, हाँ सर हो जाएगा। तो T2/T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P1/P2 की पावर गामा-1 था, तो ये हो जाएगा 1 - गामा। अब जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बोलता हूँ x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर या फिर 3 का क्यूब, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 की पावर हाफ। लिख सकता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ये जो भी है इसका रूट लेता हूँ, मतलब इसका बेसिकली रेसिप्रोकल को मैं उधर पावर में ले जाता हूँ। सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, गामा अपॉन 1 - गामा करूँ या फिर 1 - गामा अपॉन गामा, कुछ भी कर दो चलो। ये इस गामा को मैं यहाँ भेज देता हूँ, क्या ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, देखिए कैसे, T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 की पावर 1 - गामा डिवाइड बाय गामा। समझ आया, बोलिए यस। यस सर बिल्कुल आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ T2 की पावर 1 - गामा बटे गामा बराबर P1 की पावर 1 - गामा बटे गामा, और आपका फाइनली आ गया क्या, P1 - गामा/गामा इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। तो क्या हो गया, बस यही हमें ये चीज करनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 रिलेशन है, न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, आपको दे देंगे भाई कि मोनोटॉमिक गैस है, उसका प्रेशर कुछ है, उसका टेम्परेचर कुछ है, फाइनल प्रेशर कुछ है, बताइए अब क्या करना है, मतलब अब यही आपको करना हो सकता है आपसे यही डेरिवेशन पूछ लें, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और सिंपल, ये जो हमने डेरिवेशन करी है डी यू इक्वल्स टू दिस, इसका हमारे पास मतलब ये तो हमने कर ही लिया वैसे भी, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज रहती है इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। सो अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें बस रियल गैस के केस में क्या होता है, कोई ज्यादा रियल गैस के केस में एज सच प्रॉब्लम नहीं होती आप सभी को। रियल गैस में आप यहाँ पे बस ये देखिएगा कि डी यू आपका जो है इस तरीके से लिखेंगे एनसीवी डी टी, और वो आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर डी टी की वैल्यू हम 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो डी टी 0 नहीं होगा। आप इस तरीके से डी यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी इन केस ऑफ रियल गैस, और आपको पता ही है डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू होता है, तो वो आप कर लेंगे। देन यहाँ पर अगर बाई चांस जैसे हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में करा, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखें, तो अगर बाई चांस सवाल आया कि यहाँ पर आप फिर इसको गामा-1 लिख सकते हैं, या 1 - हाँ गामा-1 आप इसको लिख दीजिएगा। आप इस तरीके से भी यहाँ पर इस चीज को भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आया बाई चांस। वैसे तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि ऐसा कोई सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आए। तो गामा-1 हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो था, वैसे ये बहुत ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट है, मेन जो था वो कर लिया, ये वाली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 3 हमने रिलेशंस पढ़े हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आने के चांस बहुत ही हाई हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आए, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की, तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं है, डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू लिख दीजिए, एनसीवीएम डी टी लिख दीजिए, सीवीएम डी टी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और आपको पता है पी एक्सटर्नल क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है, फिर आप बाकी जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमारी आप आई हो, आप सभी को समझ में आई होगी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो आई थिंक इतना ही रहना चाहिए एडियाबैटिक में, और कोई ऐसा चीज नहीं पूछी जाती। अब यहाँ पे जो है जरा
कंपैरिजन हो जाए थोड़ा सा एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल के केस। तो हमने जो है आइसोथर्मल का जो ग्राफ बनाया था वो आप सभी को पता होगा कैसा बनाया था, और जो हम एडियाबैटिक का भी बनाते हैं वो भी आपको कुछ लगभग जो है वो सेम देखने को मिलेगा, अगर आपने पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत करी है, 12th 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं, तो आपको जो नेचर है वो आपको सेम दिखेगा कि ये आपका ही नेचर होता है। अब कौन सा आइसो का है कौन सा एडियाबैटिक का, ये हमें बात करते हैं। तो मुझे बताइए, आपको ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर ग्राफ दिख रहा है, मतलब आंखें तो दिखेगी। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है क्या? ग्राफ का हर जगह स्लोप है? हाँ सर यहाँ पे स्लोप होता है, ये स्लोप ये स्लोप। कितनी ढलान है वो नजर आ रही है, या उल्टा बोल लीजिए कितनी चढ़ान है वो नजर आ रही है? हाँ सर हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है? हाँ सर बोल सकते हैं, मतलब होता ही है। अब जरा इसका डेरिवेटिव लिए, तो क्या आप क्या करेंगे, पी को कांस्टेंट रखा, वी का डेरिवेटिव लिया, प्लस दूसरी चीज वी को कांस्टेंट रखा, पी का डेरिवेटिव लिया, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में कोई भी के ले रहा हूँ, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। अब स्लोप क्या इक्वल होगा सर? किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका इक्वल होता है उसके डेरिवेटिव के, या फिर आप बोल दीजिए चेंज इन पी डिवाइड बाय चेंज इन वी। तो आपको डीपी बाय डीवी निकालना है, डीपी को इधर भेजिए, डीवी को नीचे ले आइए, तो आपको मिलेगा डीपी बाय डीवी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ पी बाय वी। समझ आया? बोलिए यस और यस सर आ गया, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज ये जरा, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है या नहीं एडियाबैटिक के केस में, तो यहाँ पर ये हम जिक्र कर रहे हैं आइसोथर्मल का, यहाँ पर जो हम जिक्र करेंगे वो करेंगे एडियाबैटिक का। तो करिए जरा डिफरेंशिएट। तो सेम चीज, पहले मैं रखता हूँ किसको कांस्टेंट, रख लेता हूँ पी को कांस्टेंट, वी को जैसे डिफरेंशिएट करूंगा क्या होता है आपको पता है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, पावर पीछे आ जाएगी इनटू एक पावर इसकी कम कर दूंगा मैं। और अब यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो सर जैसे ही आप इसको पीछे ले आएंगे, डॉट डीवी भी आपको साथ में लिखना होगा, प्लस सेकंड चीज क्या होगा, प्रेशर को डेरिवेटिव लूंगा तो वी की पावर गामा एज इट इज रहेगा, और ये डीपी बराबर जीरो हो जाएगा। डीपी बाय डीवी की जरा वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर सर इसको मैं इधर भेजूंगा, तो आएगा आपका, चलो एक बार थोड़ा सा सुंदर तरीके से लें, डीपी की इज इक्वल टू दिस, ये आपका आ रहा है पी की पावर गामा वी की पावर गामा बाय वी डॉट डीवी, ये आपका इक्वल आ गया। और नीचे मैं इसको जैसे ही ले आऊंगा तो मेरी डीपी बाय डीवी की वैल्यू क्या आ रही है सर? डीपी बाय डीवी आ रहा है आपका माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन वी। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत इजी चीज थी। जरा डिफरेंस देखिए और बताइए मुझे क्या फर्क। सर गामा का फर्क है, गामा मुझे बताइए क्या होता है सर? सीपी बाय सीवी का रेशो। क्या गामा ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा? या नहीं है सर, सीपी की जो वैल्यू है ना वो सीवी प्लस आर होती है, मतलब सीवी में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब सीवी से बड़ी होगी। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ऑब्वियसली गामा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन वन होता ही है। तो इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा होगा सर? स्लोप इसका ज्यादा होगा। नेगेटिव साइन हमें क्या दर्शाता है कि हमारे पास किस तरीके से लाइन है, मतलब ऊपर की लाइन है या नीचे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यार डिक्रीजिंग स्लोप है, तो आपका माइनस साइन लगा हुआ है। तो स्ट्रेट बेसिकली ये वाली लाइन आपका पॉजिटिव स्लोप होती है और ऐसी वाली लाइन आपका नेगेटिव होती है। इतना आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप अब सुन लीजिए कि आपका माइनस मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, जो है डिक्रीजिंग टाइप है स्लोप। ठीक है, तो अब यहाँ पर गामा अगर ग्रेटर देन वन है तो स्लोप, ढलान बताइए मुझे किस में ज्यादा होगी सर? ढलान हो या चढ़ान हो, दोनों का हम स्लोप बोलते हैं। अभी ढलान चढ़ान का आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आएगा जब हम कंप्रेशन और उसकी बात करेंगे। तो ढलान हो चाहे चढ़ान हो, दोनों केस में कौन जीता? एडियाबैटिक, क्योंकि उसमें क्या है, गामा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों का ग्राफ एक ही जगह बना रहा हूँ, दोनों का ग्राफ एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दोनों में एक्सपेंशन के केस में ले रहा हूँ, एक एक्सपेंशन का केस समझाऊंगा मैं, एक समझाऊंगा आप लोगों को कंप्रेशन का। कंप्रेशन के केस में एक्सपेंशन और सर कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? मतलब ये है बेटा, ये एक्सपेंशन का मतलब आपकी इनिशियल वॉल्यूम कुछ होगी और जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में? तो सर इसका मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम आपकी कम है तो ग्राफ को हमें कहीं ना कहीं यहीं से शुरू करना होगा और कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट पे लाके खत्म करना होगा। बिल्कुल सही बोले बेटा आपने। तो ये आपका एक ग्राफ ये बना दिया, और जो दूसरा ग्राफ है उसको मैं दूसरे कलर से बना दूं तो वो आपका ये आ जाएगा। तो ये फाइनल वॉल्यूम आपकी जो है लगभग आप समझ लिया कुछ ना कुछ सेम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ प्रेशर था, ये कुछ वॉल्यूम। अब नेक्स्ट केस देखिए, बात करते हैं कौन सा किसका होगा उसकी बात करेंगे। अब जो है हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सर फाइनल वॉल्यूम कुछ ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगी कम। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, एक ग्राफ में इस तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना दूं। एक ग्राफ में बना रहा हूँ आपका कैसे, तो सर आप एक ग्राफ बनाइए बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, वो अच्छे तरीके से तो बनाऊंगा, ये तो मुझे पता ही है। तो एक ग्राफ जो है वो आपका बनेगा ऐसे, और दूसरा ग्राफ जो है वो सिमिलरली आपका बनेगा ऐसे। इन दोनों में देखिए, ऑरेंज वाला है व्हाइट वाला, बताइए मुझे ढलान किसमें ज्यादा है, कौन ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है तेजी से? सर यहाँ पर अगर हम बात करें ढलान की, तो वो हमारी है एरिया इस वाले ग्राफ की, और इसी ग्राफ का स्लोप है माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी, और इसका स्लोप है क्या, माइनस पी अपॉन वी। अगर स्लोप लिख दिया तो आपको लॉजिकली प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि ऑरेंज वाला आइसोथर्मल और नीचे वाला क्या है, एरिया बैट।
तो एडियाबैटिक का मतलब क्या है, अगर आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो वो तेजी से डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू यही जो हमारे पास है, क्या होता है, आइसोथर्मल। अब यहाँ पे मैं जरा चाहूंगा कि यहाँ पे कलर चेंज कर दूं तो मुझे भी आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर सेम एकदम यूनिफॉर्मिटी हमारी आ जाएगी। तो ये मेरे पास दूसरा ग्राफ आ गया है ये। अब यहाँ पे जरा देखिए कौन तेजी से ऊपर जा रहा है या कौन पहले ऊपर गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ऊपर ये वाला ग्राफ है और यही हमारे पास है माइनस ऑफ गामा टाइम भी। कौन ज्यादा, पहाड़ी देखिए आप, जैसे पहाड़ी है, किसी भी आप पहाड़ पे जा रहे हैं, किसी भी आप, ओके सॉरी, नहीं सही, ठीक है ठीक है, किसी भी आप पहाड़ पर जा रहे हैं, उस पहाड़ पर आप ऊपर जाएंगे तो एक पहाड़ है जो है वो ऐसा है और एक पहाड़ है जो वो ऐसा है। तो मुझे बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, किसकी चढ़ान आपको मुश्किल होगी। सर ऑब्वियसली इस वाले में चढ़ना मुश्किल होगा, ग्रेविटी खतरनाक फोर्स लगाएगी। इसमें थोड़ा सा हमें नॉर्मल रिएक्शन फिर भी बचाएगा, इतनी फिजिक्स सभी को आती होगी। तो यहाँ पे जो है इस वाले में चढ़ना मुश्किल है, तो इसका मतलब इस वाले की क्या ज्यादा है, हमारे पास ढलान बोलना चाहिए, चढ़ान ज्यादा है, तो इसका स्लोप लॉजिकली ज्यादा है। ठीक है। और बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एंगल ज्यादा और एक ये चीज होगी, तो इसका हमारे पास ये एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्लोप यहाँ पर इसका ज्यादा आ रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जो है ढलान की बात हो रही है यहाँ पे, तो नीचे उतर रहे हैं हम यहाँ पे, एक ऐसे उतर रहे हैं और एक हम ऐसे उतर रहे हैं। तो बताइए मुझे कहाँ पर हमारे पास जो खतरनाक स्लोप है सर, यहाँ पे जो हम तेजी से उतरेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी आराम आराम से उतरेंगे। तो यही हमारे पास रहता है लॉजिक। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक। बाकी अब दो प्रोसेस और होते हैं, आइसोबैरिक, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। आइसोबैरिक मतलब हमारा प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, डीपी इज इक्वल टू जीरो होता है। कोई ऐसा जिसमें मैं डिस्कशन नहीं जा रहा क्योंकि बहुत आसान चीज है, खुद ही आप लोग उसमें से देख लिएगा कि अगर डीपी जीरो होगा आपका तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब डीपी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस पीडब्ल्यू करेंगे, बस प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, कोई ऐसी चीज जीरो नहीं होगी। आइसोकोरिक में आप बोलेंगे डीवी जीरो है मतलब वॉल्यूम जीरो, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाए, ये आप बस बोल सकते हैं। और आप बाकी ये चीज थी हमारे पास। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं पूरे एक उसमें बना के, तो वर्क डन की अच्छा बात भी आ जाती है कभी कभी। तो वर्क डन में आपका क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्क डन इज सिंपली, आपको पता है माइनस ऑफ पी डॉट डी वी होता है या फिर उसका इंटीग्रेशन। तो आपको पता होगा अगर हम बात करें इसका वर्क डन निकालना है थ्रू ग्राफ, तो वो होगा आपका एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व के इक्वल होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ग्राफ आ जाए तो आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है। मतलब अगर मैं पूछूं कि आइसोथर्मल के केस में एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे ये ब्लू वाला। और अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि दूसरा क्या था प्रोसेस, एडियाबैटिक के केस में एरिया क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रेड वाला एरिया। आप सभी की आंखों को दिख रहा होगा कहाँ ज्यादा है, सर आपका जो है ये वाला एरिया जो है एरिया आइसोथर्मल में ज्यादा है। तो एरिया अंडर कर्व किसका ज्यादा हुआ, सर इस केस में तो ज्यादा हुआ है आइसोथर्मल का। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आइसोथर्मल जीता है, बट क्या हमेशा जीतेगा, मे बी यस और मे बी नो। आप बराबर वाला ग्राफ आपके सामने, उसमें आप खुद ही देख लिएगा कौन जीत रहा है। सर बराबर वाले ग्राफ में एरिया जो ज्यादा आएगा ऑब्वियसली वो इसमें आएगा। तो अब यहाँ पे एक मैं प्रॉपर कंपैरिजन बना रहा हूँ एक्सपेंशन का, कंप्रेशन का मैंने बात कर लिया है वैसे, बट आप समझ चुके हो। एक ग्राफ ऐसे आ गया, एक ग्राफ ऐसे आ गया। तो मुझे बताइए पी है बी है, ये क्या दर्शा रहा है सर, ये दर्शा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या है सर, है आपका आइसो, क्या, आइसोकोरिक, हाँ, ये आपका आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट क्या दिखा रहा है सर, आपका प्रेशर कांस्टेंट दिखा रहा है आपका वही, क्या बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट दिखा रहा है आपका ये वाली लाइन। तो ये लाइन आपकी प्रेशर कांस्टेंट दिखा रही है, तो हमारा जो ग्राफ है वो आपका जो है पूरा, देखिए ये पूरा एरिया आ जाएगा इसके अंदर, ये आप देखेंगे ना बेटा, ये पूरा एरिया आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा सर, सबसे पहले लॉजिकली पता लग रहा है हमारे पास आइसो, क्या, बारिक आएगा, प्रेशर वाला बार होता है हाँ आइसो बारिक है। थोड़ा सा मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ बट लेट इट बी, मुझे याद है आइसो बार मतलब बार से में प्रेशर की यूनिट होती है, तो ये बाकी दूसरे वाले बार की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सेकंड ये ऊपर वाला किसका है सर, ऊपर वाला जो है आपका आएगा आइसोथर्मल का, तो सेकंड आएगा आइसोथर्मल, फिर आएगा एडियाबेटिक, फिर आपका लास्ट में आएगा आइसोकोरिक। वहीं पर अगर मैं कंप्रेशन की बात कर दूं, ये मैंने एक्सपेंशन की बात करी है, एक्सपेंशन में कंपैरिजन करवा रहा हूँ एरिया। इनिशियल वॉल्यूम कुछ थी, फाइनल वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई है, V1 है ये V2 है। अगर मैं V1 से चलूं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको बस एक चेंज दिखेगा कि, बाकी आप बोलो एक नहीं बल्कि आपको ये दिखेगा, एक तो ये आ जाएगा आपका प्रेशर, तो एरिया इसका बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा वॉल्यूम वाला तो सेम ही रहेगा, खैर वॉल्यूम वाला जो है वो सेम ही रहेगा कि अगर आपका जो है वो एरिया यूं स्ट्रेट लाइन चलेगी, तो इस लाइन के अंदर कोई एरिया नहीं आता। मतलब आप देखें ये कोई एरिया थोड़ी, ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो एरिया इस लाइन के अंदर नहीं आता पूरा, हमारे पास कम से कम दो तीन चार लाइन होती है, तब एरिया हम बता सकते हैं कि होगा इंटरसेक्शन वगैरह को देखिए। बट यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इस लाइन के अंदर क्या कोई एरिया है, नो सर एरिया तो है नहीं, बस आप समझ लीजिए कुछ लेंथ कवर भी हम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, बाकी एरिया इसके अंडर जीरो ही होता है।
आइसोकोरिक में एरिया अंडर कट, और ऑब्वियसली एरिया अंडर कट क्या बताता है, वर्क डन, और अगर डीवी जीरो तो वर्क डन जीरो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक बेहतरीन कंपैरिजन हमारे पास होता है। बाकी आई डोंट थिंक मुझे जरूरत है वो वाले कंपैरिजन कराने की, कि अगर गामा की हमारा जो प्रेशर आइसोबैरिक में ज्यादा होता है, एडियाबैटिक में वॉल्यूम किसमें ज्यादा होती है, सो लेट इट बी फॉर नाउ। उतना हमें इंपॉर्टेंट डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछेगा। बाकी अगर मुझे लगेगा कि पीवाई क्यूज में आए हुए हैं उससे रिलेटेड सवाल, तो हम करेंगे, वरना आई डोंट थिंक आपको जरूरत है इससे आगे डिटेल में बात करने की इन दोनों टॉपिक्स में। तो बेहतरीन तरीके से हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट अब बात करने जाएंगे, आई थिंक जूल थॉमसन कोफिशिएंट की हमें बात करनी होगी, फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री पर जा सकते हैं। जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कोफिशिएंट की बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले ध्यान से इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, होता क्या है। ये सिंपल होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब सर हीट चेंज जो है वो जीरो है और वॉल्यूम बढ़ रही है गैस की, बिल्कुल सही कहा आपने। इन दो वर्ड्स को अगर आपने पढ़ लिया तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसका होगा, ऑब्वियसली ऑफ अ गैस होगा, ठीक है सर, एक गैस का होगा। और एक और कंडीशन ये है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा सर, मतलब हमारी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है और जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, क्या ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सर ये बोल सकते हैं, टू लो प्रेशर। कैसे होता है, थ्रू अ पोरस प्लग। पोरस प्लग का मतलब सर समझ तो नहीं आया, बट पोरस से इतना पता है कुछ पोर्स वाली चीज होती है, बिल्कुल बेटा। तो पोर्स में इससे क्या होगा, हमारी गैस वहां से पास हो पाएगी, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद क्या होगा, हमारी जो गैस है, द गैस बिकम्स कूलर। हमारी जो गैस है वो क्या बन जाएगी, कूलर। इसका मतलब सर जो टेम्परेचर है ना, फाइनल टेम्परेचर, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल आपने ये बात सही बोली। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट या फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं, बनाते हैं अपना एक प्रॉपर सा सिस्टम। में वीडियो को पॉज करके उस सिस्टम को ड्रॉ करूँ, ये चलिए साथ साथ करने की करता हूँ कुछ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सिस्टम चाहिए जो हम बना रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है। यहाँ पर ये लगा दिया, ये लगा दिया, अब ये 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 अब वाइट लगा दिया ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है वो पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक जो है वो पिस्टन लगा देते हैं और यहाँ से जो है चेम्बर को बंद कर देते हैं, बेसिकली। कर दूंगा, कर दिया सर, ये मैंने बंद कर दिया। नाउ यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास वॉल्स आपको दिख रही है, ये व्हाइट जिसमें शेड कर रखा है, ये हमारी है एडियाबैटिक वॉल्स। तो इसका मतलब सर हीट एक्सचेंज विल बी जीरो, बिल्कुल सही। एक चीज होगी, दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो गैस इनिशियली अगर प्रेजेंट है तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा सर, हाई होगा। और यहाँ पे एक पोरस प्लग कुछ इस तरीके की लगी हुई होती है जिसमें आपको कुछ पोर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रेशर हाई, हाई पी, ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। तो अब हम गैस को यहाँ पे प्रेशर मार के उधर की तरफ पास करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा वो हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1, यहाँ पर जो है वो है P2। तो P1 बड़ा है P2 से, एक चीज हमें पता है, और एडियाबैटिक है तो क्यू किसके इक्वल है, जीरो के, ये भी हमें पता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नो सर, कोई भी डाउट इस चीज में तो हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नाउ अब क्या देखना है, तो सर ये चीज हमने देख ली, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट इसको देखिए, फर्स्ट वाले सिस्टम को, जो मेरा फर्स्ट सिस्टम है उसमें क्या कुछ वर्क डन हो रहा है, यस सर, प्रेशर का भी चेंज है और वॉल्यूम का भी चेंज है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन, सबसे पहले क्या सिस्टम पर वर्क हो रहा है, हाँ सर सिस्टम पर ही वर्क हो रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा प्लस का P1 V1। यहाँ जो वॉल्यूम है उसको मैं V1 बोल रहा हूँ, और ये जो प्रेशर अप्लाई करा है ये है P, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें जो देखना है वर्क डन, अब सेकंड क्या करेगा, यहाँ पे गैस आने लगेगी, तो गैस इस वाले पिस्टन को थोड़ा सा मूव करने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। और क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहां से, प्लस P1 से। अब वर्क डन को लिखूंगा मैं माइनस P2 V2। क्या ये बात आप सभी को समझ आई है? एक चीज, डी यू इज इक्वल टू, या फिर डी ही क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, ये क्या है, जीरो। तो डी यू किसके इक्वल है, आपका डी डब्ल्यू के इक्वल है। क्या ये बात समझ में? तो इसका मतलब सर ये है, हीट एक्सचेंज जीरो है, जो भी ये वर्क हो रहा है ना, ये हमारे इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर हो रहा होगा। जो भी वर्क डन हो रहा है या करा गया है, तो उसमें जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वजह से ही हो रहा होगा। जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी की वजह से कर रहे हैं, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी।
अब यहाँ पे मुझे बताइए टोटल वर्क डन क्या होगा सर। टोटल वर्क डन कुछ नहीं होगा, माइनस P2V2 प्लस P1V1। इसके एक बार लिख दूं उसको मैं डी यू के, या फिर डेल्टा यू के लिख सकते हैं। अब क्या मैं इस डेल्टा यू को U2 - U1 लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा वन वाले को वन के साथ लेके जाइए, टू वाले को टू के साथ लेके जाइए, तो आपका हो जाएगा U2 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1V1। क्या होगा? या नहीं? बिल्कुल होगा। और U प्लस PV किसके इक्वल होता है सर? एंथैल्पी के। तो H2 इज इक्वल्स टू H1 आया या नहीं? इसका मतलब फाइनल जो एंथैल्पी है और जो इनिशियल एंथैल्पी है वो सेम है या अलग है? सर सेम है। तो मैं डेल्टा एच बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ सर? डेल्टा एच को लिखते हैं आप H2 माइनस H1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, कौन सा? जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये हमारा कहलाता है आइसो एंथैल्पिक, कि यहाँ पे एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? हाँ सर बहुत सिंपल सा हमारे पास था। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हमारे पास एक्सपेंशन हुआ है गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर। और प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक एज वेल एज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आई होप ये आप सभी को समझ में आया। आइए थोड़ा सा आप चलते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ। वी ऑल नो ये इसका फंक्शन होता है। हाँ सर बिल्कुल पता है। तो डीएच को बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप डीएच को लिख सकते हैं डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी प्लस डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। ये लिख सकता हूँ। मुझे बताइए डीएच की वैल्यू क्या है सर? ये तो जीरो है। बिल्कुल आपने एकदम सही बोला। और मुझे बताइए डेल एच बाय डेल पी को तो चलो हम यही लिखेंगे, तो इसको मैं डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी ही लिख देता हूँ इंटू डी पी। ये जो मेरे पास है डी एच बाय डी टी, इसको मैं क्या लिखता हूँ सर? ये आपका सीपी होता है। सीपी डी टी लिख दूं? हाँ सर। अब इसको किसको लेके जाऊं? किसी को भी एक साइड उधर ले जाइए, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का सीपी डी टी बराबर डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डीपी, यानी यस सर। तो अब यहां से हमें जो निकालनी है वो निकालनी है डेल टी बाय डेल पी की वैल्यू, या फिर डी टी बाय डीपी की वैल्यू। और क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? आइसो एंथैल्पी के, तो यहाँ पर मैं एंथैल्पी कांस्टेंट लिख दूंगा। तो -1/c, फिर आ जाएगा यहाँ पे डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? तो सर ये मतलब क्या बात समझ में आई? मतलब कुछ करा है हमने, डेरिवेशन टाइप करी है, इतना समझ में आया ना कुछ तो डिराइव करा है। अब यही चीज दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन टेम्परेचर with respect to change in pressure at constant enthalpy is simply called as जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्या कहलाता है ये? जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको प्यार से लिखते हैं म्यू जे टी। ये है आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है सर -1/CP इंटू आपका आता है डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वैसे ये जो चीज है इसको हम 580 लिखते हैं, वो हम अपना उसमें पढ़ेंगे, दैट इज सेकंड यूनिट में। इसको और हम बाइफरकेट कर सकते हैं। इसके लिए जब आप आइडियल गैस के लिए वैल्यू निकालते तो वो जीरो आती है, रियल गैस के केस में कुछ और आता है। तो ये चीज हमने देख ली, ये हमने डिराइव कर लिया है, इसकी डेरिवेशन आने के चांसेस रहेंगे। अब जो है जरा एक्सप्रेस करते हैं हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट को फ्रॉम साइक्लिक रूल से भी हम कर सकते हैं, अगर आपको पता हो। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो उसको हम साइक्लिक रूल से भी डिराइव कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं जरा समझाएंगे? बिल्कुल बेटा क्यों नहीं समझाएंगे। तो एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन तीनों को लिख सकूं, या तो मैं एचपीटी लिखूं या एचटीपी लिखूं। तीनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। मतलब जब तीन म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको जब हम रिलेट करते हैं थ्रू साइक्लिक रूल, तो हम कैसे भी कर सकते हैं कि एच टी पी लिख दूं, एचपीटी लिख दूं, कैसे भी कर सकते हैं थ्रू साइक्लिक रूल। क्या ना इसे डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इंटू डेल पी बाय डेल एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर किसके होगा सर जी? -1 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर? हमें निकालनी है डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी की। तो बाकी दोनों लोगों को उधर भेज दिए, बिल्कुल सही कहना है। तो ये आ गया आपका, और डेल पी बाय डेल एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, माइनस का साइन एज इट इज लिख दीजिएगा। तो ये आपका आएगा सबसे पहले माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल एच, या फिर आप इसको चाहें तो एज इट इज रहने दीजिए नीचे वाले को, क्योंकि ये क्या है? सीपी है। तो -1/CP, और इसको ऊपर रेसिप्रोकल में जाएगी, दैट इज डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी आपका क्या आ गया? म्यू जे टी आ गया है। ठीक है, ठीक है सर। तो म्यू जे टी आपका आ गया। अब यहाँ पे जो आइडियल गैस है उसके लिए इस चीज की वैल्यू होती है 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेट वगैरह हम करेंगे, सेकंड यूनिट में करेंगे इसको कैलकुलेट। एक आध चीज है हमारी जो हमें सेकंड यूनिट में करनी है, एक इंटरनल प्रेशर वाली चीज और एक ये वाली चीज। तो हम जो है इसको करेंगे सेकंड यूनिट में। फॉर आइडियल गैस डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपका आता है 0। तो मुझे बताइए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी सर? वो भी आपकी 0 ही आएगी। समझ आया? बोलिए ये सुनो। हाँ सर, मतलब इसमें समझने की बात नहीं थी। अगर मैं बात करूं फॉर रियल गैस,
डेल एच बाय डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी आपका बराबर आता है बी माइनस टू ए बाय आर टी। इसके इक्वल बी माइनस टू ए बाय आर टी के आता है। आप इसको प्रॉपरली निकाल भी सकते हैं, वो हम कैसे पढ़ेंगे, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से होता है। जैसे हमने वो पढ़ी थी ना, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाली थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसका इक्वल होता है टी इंटू डेल पी बाय डेल टी वाली। वैसे ही हमारे पास इस ये भी एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से ये यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर म्यू जे टी निकालना हो तो सर आप कुछ नहीं करिए, आपको पता है सीपी की वैल्यू क्या होगी, वो आपको दे रखी होगी, इनटू आप कर देंगे बी माइनस टू ए बाय आर टी से। समझ आया? बोलिए ये सुनो ये सर, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी, जो था वो समझ चुके हैं। ठीक है जी, बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सी एक आध चीज समझ लेते हैं, तो समझा दिए सर, हम तब समझ लेंगे आप जो कहेंगे। एक बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग कब होती है और कूलिंग कब होती है, थोड़ा सा समझते हैं, मतलब उसको वैसे कॉमन सेंस है, समझ जाएंगे आप ही लोग मुझे बताएंगे, बस मैं थोड़ा सा आपकी थ्योरी के लिए लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये होती हैं। यहाँ पर O2 CO2 इनमें हमें देखने को मिलता है। हीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा म्यू जे टी जो है उसका फॉर्मूला क्या है सर, उसका फॉर्मूला है डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट, मतलब फॉर्मूला नहीं सर, आपको इस तरीके से लिखना है। मुझे बताइए अगर हीटिंग हो रही है तो T2 बड़ा होगा या T1? सर ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर हमारा बड़ा होगा, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हमारे पास प्रेशर की कंडीशन क्या है सर, हमारी प्रेशर की कंडीशन है कि हम जा रहे हैं फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, है ना? नहीं सर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो P1 बड़ा होगा या P2? सर P1 बड़ा होगा P2 से, क्योंकि लो से नहीं, हाई से लो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका P2 लो P1 हाई। तो डेल्टा पी की वैल्यू या फिर डीपी की वैल्यू नेगेटिव। मुझे बताइए म्यू जे टी किसके इक्वल है सर, डेल्टा टी, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव, तो क्या आएगा ओवरऑल सर, म्यू जे टी आपका आएगा नेगेटिव। तो हीटिंग के केस में म्यू जे टी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो म्यू जे टी कब पॉजिटिव होगा, बेसिकली पॉजिटिव क्यों होगा, जब मेरा T1 ज्यादा है किससे, T2 से। तो ऐसा है तो क्या होगा सर, डेल्टा टी भी आपका हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि क्या है, आपका कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो पहले क्या है, हीट ज्यादा बाद में हीट कम, और प्रेशर भी आपका सेम चीज फॉलो कर रहा है। तो डेल्टा पी भी आपका नेगेटिव, नेगेटिव बटे नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाता है इस केस में पॉजिटिव। कूलिंग के केस में म्यूजेटी पॉजिटिव, हीटिंग के केस में नेगेटिव। कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल देख सकते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म से डेल्टा पी का तो हमें पता ही है, डेल्टा पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर, वी आर मूविंग फ्रॉम लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आई ऑलवेज फॉरगॉट दिस के में हम मूव कर रहे हैं कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो ये दो चार चीजें हमें बात करनी थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज सेट टू बी इन्वर्जन टेम्परेचर। ये बात है हमारी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रियल गैस के लिए। ये जो जिक्र हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ है हमारा उसी के लिए, दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए। आइए, अब इन्वर्जन टेम्परेचर सर होता क्या, inversion temperature हमारे पास, this is simply that temperature, it is that temperature at which real gas start behaving like ideal, starts behaving like ideal gas। ये वो टेम्परेचर है जब हमारी जो गैस है वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है सर, ये आपने इतना बता दिया, कोई बात नहीं। नो, क्या करें यहाँ पर, अब मुझे बताइए बेटा, आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है सर, म्यू जेटी की वैल्यू फॉर आइडियल गैस हमें पता है जीरो होती है, बिल्कुल आपने सही बोला कि म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है आइडियल गैस के लिए, जीरो होती है। तो जरा वैल्यू अगर मैं पुट करूं, -1 अपॉन सी पी, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बी माइनस टू ए बाई आर टी, यहाँ से लिख सकते हैं। तो सीपी तो जीरो होगा नहीं, बी माइनस टू ए बाई आर टी हो सकता है, हाँ सर, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ बी माइनस टू ए बाई आर टी इज इक्वल टू जीरो। तो टेम्परेचर क्या मेरा आ गया, 2A/RB, यस सर बिल्कुल आ गया, तो यस यू आर करेक्ट, ये हमारा है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको हम TI लिखते हैं। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, दिस इज दैट टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक आइडियल, क्योंकि म्यू जे टी की वैल्यू इस टेम्परेचर पर क्या आएगी, जीरो। अब यहाँ से एक आध कंडीशन बनाते हैं हम अपनी हीटिंग और कूलिंग वाली, एक पेज में देख लूं कोई खाली पड़ा है क्या, नहीं। तो जैसा कि हमने बातचीत कर ही रखी है कि इन केस ऑफ हीटिंग म्यू जे टी क्या आ रहा था सर, हमारा म्यू जे टी आ रहा था नेगेटिव, मतलब मैं बोल सकता हूँ लेस देन जीरो। हाँ, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए क्या और चीज यहाँ पर बोल सकते हैं सर, अगर हमारे म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/CP, 2A/RT, माइनस भी लिख सकता हूँ यानी। अगर मेरे म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मुझे बताइए 2A/RT बड़ा होगा या बी,
सर अगर म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2a/rt। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, बोलिए यस और नो। सर क्या बोला है आपने कि अगर मुझे म्यू जे टी को क्या लाना है नेगेटिव, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, छोटी, और ये चीज बड़ी, ऐसा ही होगा तभी। अगर आप ये 4 है ये 5 है, तो 4 - 5 नेगेटिव होगा। हाँ, तो वही यहाँ पर करा है बस मैंने कि छोटी चीज क्या होनी चाहिए 2a/rt, और बड़ी चीज दैट इज बी होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात, अब मैं इसको जो है क्या करूंगा, टी को इधर ले जाता हूँ, तो ये बन गया 2a/rb। इनइक्वालिटी में बस क्योंकि हम जो है किसी उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमें पता है टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसलिए इसको इनइक्वालिटी को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। 2a/rb किसकी इक्वल होता है सर, इन्वर्जन टेम्परेचर के। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मेरा टेम्परेचर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर बोलूंगा, हाँ, अगर मेरा टेम्परेचर बड़ा है किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से, तो मेरा हीटिंग इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रियल गैस। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? यस सर आ गई, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। सिमिलरली अगर मैं कूलिंग की बात करूं, तो मेरा म्यू जे टी क्या आना चाहिए सर, वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। मतलब मेरा 2a/rt क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसका मतलब आप सिंपली बोल दीजिए आपका इन्वर्जन टेम्परेचर ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू सिंपल टेम्परेचर। क्या ये बात भी समझ में आ गई? यस सर आ गई। एंड द फाइनल केस आप जिसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर म्यू जे टी जो है हमारे पास, अगर हमारा टी इज इक्वल टू टी आई हो गया, तब क्या होगा सर, तब कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि म्यू जे टी आपका आ जाएगा जीरो एंड द गैस विल बिहेविंग लाइक आइडियल। आई होप आप सभी को जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ में आया होगा। अगेन मैं बोलूंगा, सवाल जो भी इससे रिलेटेड आए होंगे वो पीवाईक्यूज वाली वीडियो, उसके लिए आप बने रहिएगा, उसमें हम जरूर कवर करेंगे, आपको सवाल उसी में मिलेंगे। मतलब अभी प्रॉपरली थ्योरी की कोशिश रही है, तो वही थ्योरी अपलोड करके देन वी विल मूव फॉर पीवाईक्यू। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सब चीज को रैप अप करेंगे। सो आई थिंक इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट में ही स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि यार लंबा जा रहा है, मुश्किल है। तो मैं तो पहले सबसे उस पर्सन को सॉरी बोल दूं जिसने बोला था कि भाई ये मुझे 2 घंटे के अंदर कराने हैं, तो सॉरी ये वाला यूनिट नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आपसे थोड़ी माजरत चाहूंगा कि ये थोड़ा 2 घंटे से लंबा जाएगा यूनिट, क्योंकि लंबा है, काफी ज्यादा डिटेल में चीजें करा। कोशिश करूंगा सेकंड लॉ को मैं 2 घंटे में ही कैसे भी निपटाने की कोशिश करूं, बट इस वाले में आप थोड़ा सा मुझे प्लीज, आप, मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे में नहीं कर पाया। थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, और लग ही जाएगा, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में टाइम लगेगा, तो 2 घंटे से 2.5 घंटे के आसपास ये टोटल हो पाएगा। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस मेहनत तो करूंगा। एक तो आप आई थिंक सह ही सकते हैं, तो आपको वही मेहनत करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।